हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अध्ययन करने वाले लेक्चर 2 जो हमारा होगा सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। तो हमने ठोस अवस्था के बारे में उसकी बेसिक परिचय पहले लेक्चर में देख लिया था जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं इन सब चीजों के बारे में अध्ययन कर लिया था। लेकिन उससे पहले हम ये अध्ययन कर लेंगे कि जो पदार्थ है वो भौतिक अवस्था पर उसको निर्धारित करने वाले दो कारक हैं। तो पहले हम उनके बारे में अध्ययन कर लेंगे, फिर हम पदार्थ की अवस्था और पदार्थ की अवस्था तो कितने प्रकार की होती है उनके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके आगे हमारा टॉपिक चलता रहेगा। तो जो पदार्थ की भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक हैं, इन कारकों को निर्धारित करने वाले दो कारक हैं। एक हमारा है अंतराकणीय बल और दूसरा है हमारा तापीय ऊर्जा। ये क्या है, ये कैसे इनको निर्धारित करता है इसके बारे में हम जानते हैं भी। तो जो पदार्थ की भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक हैं, इन कारकों को हम ताप एवं दाब के आधार पर निर्धारित करेंगे। किन आधार पर निर्धारित करेंगे? ताप एवं दाब के आधार पर निर्धारित करेंगे। ताप व दाब के आधार पर क्या करेंगे? हम इनको निर्धारित करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि उसको ताप और दाब के आधार पर निर्धारित किया गया, ये भी जानेंगे। जो अंतराकणीय बल है, इंटर पार्टिकल फोर्स और तापीय ऊर्जा, हमने बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों और आयनों और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ में जो कण होते हैं, बहुत से पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत से पदार्थों में कण दूर दूर होते हैं, बहुत से पदार्थों में कण क्या होते हैं, दूर 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 होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। तो जो हमारा अंतराकणीय बल है, ये अंतराकणीय बल होता क्या है? तो कोई अगर दो कण है, इन दो कणों के बीच में एक बल लगता है, आकर्षण बल। कोई भी चीज है वो, कोई भी वस्तु है वो एक दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, हमेशा खींचते हैं। तो जो दोनों कण है, ये दोनों कण, इन दोनों कणों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल को हम बोलते हैं अंतराकणीय बल। क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं। तो इन दोनों कणों के बीच में जो बल लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम अंतराकणीय बल, इंटर पार्टिकल फोर्स। और कोई कण है, अगर वो कण क्या है, उस कण को हम एनर्जी दें, अगर कोई कण, दो कण पास पास हैं, अगर उनको हम, या वो स्थिर है, तो स्थिर है तो यानी ठोस है। उस जो ठोस पदार्थ है उसमें हमारे कण क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। अभी इस गुण को आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई कण है वो स्थिर है और हम उसे तापीय तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी दें, ताप दें, तो वो कण क्या हो जाएंगे? गति करने लगेंगे। तो वो किसमें बदल जाएंगे? गति ऊर्जा में। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे कि अगर कोई द्रव है, क्या है? द्रव। अगर ये द्रव अगर गैस में चेंज हो रहा है, गैस, इधर क्या है? ठोस। अभी हम देखते हैं कि तापीय ऊर्जा, इधर होगा अंतराकणीय बल। तो अगर हम जानते हैं तो अंतराकणीय बल है कि अंतराकणीय बल का कार्य है कि ये कणों को बांधे रखता है। क्या करे रखता है? कणों को। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, एक साधारण लैंग्वेज में देखें, तो जो अंतराकणीय बल है, ये कणों को क्या करता है? बांधे रखता है। यानी कणों को बांधने के कार्य क्या कार्य करता है? ये कणों को बांधने का कार्य करता है। जो तापीय ऊर्जा है, एक तरह से अगर सर इसको भी सिंपल भाषा में अगर देखें तो तापीय ऊर्जा है कणों को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। कि अगर कोई भी कण है, अगर वो स्थिर है, अगर उसे ताप दे तो किसमें बदल जाएगा? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। इस तरह से देखें तो जो अंतराकणीय बल है ये क्या करता है? कणों को बांधे रखता है। और जो तापीय ऊर्जा है ये कणों को क्या करता है? वृद्धि करता है। उसमें ताप देने से क्या हो जाते हैं? वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। एक छोटा सा अगर ये डायग्राम समझे कि जो द्रव है, ये द्रव है, अगर ये द्रव गैस में चेंज हो रहा है, तो गैस के क्या कण जो होते हैं, वो गैस के कण क्या होते हैं? फैल जाते हैं। यानी कि अगर वो कहीं पर भी हम छोड़ दें तो वो
जितना क्षेत्रफल में फैल सकते हैं, जितना वो क्षेत्रफल पाएंगे उतने क्षेत्रफल में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो यानी अगर देखें तो जो द्रव है वो गैस में चेंज होगा तो उनके जो तापीय ऊर्जा है या उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर द्रव ठोस में चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, ठोस में, तो ठोस में क्या होता है कि जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं तो उनके क्या हो जाएंगे, अंतराकणीय बल क्या हो जाएंगे, अंतराकणीय बल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये जो दो पॉइंट है कि जो पदार्थ की अगर कोई पूछ ले कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अंतराकणीय बल और तापीय ऊर्जा, एंटर पार्टिकल फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। अगर इन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ये कणों को क्या करता है, बांधने का कार्य करता है, और तापीय ऊर्जा है ये कणों को क्या करता है, उनके गतिज ऊर्जा में सहायक होता है, यानी कणों को दूर दूर करने में सहायक होता है। तो ये जो हमारे जो पदार्थ की जो क्या है, पदार्थ की दोनों पदार्थ को भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाले क्या है, कारक हैं। ये भी ये दोनों गुण हम पदार्थों की जो प्रकार, पदार्थ की जो अवस्था है उनके में अध्ययन करेंगे। और हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है, ठोस और द्रव, वह हमने क्या बताया था, गैस बताया था। और इनकी दो और अवस्थाएं होती है जो होती है क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा होती है, और एक होती है बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की ये दो दो अवस्थाएं अलग हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो हम पहले पदार्थ की ठोस, द्रव व गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा गुण क्या करेंगे, इन गुणों के बारे में क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। वैसे हमने पिछले क्लासों में तो पहले ही पिछले कक्षाओं में तो हमने अध्ययन कर लिया, लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा ठोस है, फिर क्या होगा, द्रव होगा, फिर गैस। अच्छा, जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि जो उनके पार्टिकल यानी उनके जो कण हैं बहुत क्या होंगे, नजदीक होंगे, उनके कण क्या होंगे, बहुत नजदीक होंगे। द्रव क्या होता है, द्रव में बहने का गुण होते हैं, यानी इनमें कण क्या हल्का दूर दूर है द्रव की अपेक्षा। और गैस में क्या है, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम इनके गुणों के बारे में लेंगे। पहला गुण हम ले लेते हैं अंतराकणीय बल। क्या ले लेते हैं, अंतराकणीय बल। अब हमें अंतराकणीय बल बताना है कि द्रव में कितना होता है, गैस में कितना होता है और ठोस में कितना होता है। तो देखो यहाँ पर अगर ठोस को देखा जाए तो ठोस में जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल बहुत नजदीक है, कितने नजदीक है, बहुत नजदीक है, इनमें कुछ भी दूरी नहीं दिख रही है। यानी इनका अगर इंट्रा पार्टिकल फोर्स देखा जाए तो इनमें इंट्रा पार्टिकल फोर्स क्या होते हैं, उच्चतम होते हैं, क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्या होते हैं, उच्चतम होते हैं। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में अगर देखें तो ठोस की जो अपेक्षा इनके जो पार्टिकल्स हैं यानी कण है तो काफी दूर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो ठोस द्रव की अंतराकणीय बल है वो क्या है, अंतराकणीय बल ठोस की अपेक्षा क्या है, कम है। यानी इनमें जो कण है वो बहुत दूर दूर है तो उनमें आकर्षण क्या होगा, कम होगा। अगर इनके कण देखा जाए तो इनके कण बहुत पास है, यानी आकर्षण ज्यादा है, और आकर्षण अगर कम ज्यादा है तो अंतराकणीय बल ज्यादा होगा, अगर आकर्षण कम है तो उसका उच्चतम क्या होगा, अंतराकणीय बल कम है। तो इनमें जो कण है उनमें दूर है, तो कोई भी दो चीजें हैं अगर वो दूर दूर है तो उनमें कम अट्रैक्शन होगा, कम अट्रैक्शन होने के कारण इनमें आकर्षण बल क्या है, अंतराकणीय बल क्या है, ठोस की अपेक्षा क्या है, कम है, ठोस की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा कम। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर गैस में जो पार्टिकल होते हैं उनके कण बहुत, उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर है, कण जो है उनके बहुत दूर दूर है। तो यानी कि जो इनकी अंतराकणीय बल होगी वो क्या होगी, हमारी न्यूनतम होगी। इनके जो अंतराकणीय बल, हमारे एक गुण ये हो गया। अगर हम दूसरे गुण की बात करें, दूसरा गुण जो हमारा होगा, दूसरा गुण की बात करें इसकी हम आकृति, इनकी तीनों की आकृति कैसी होती है। आकृति की बात करें तो जो ठोस है, अगर ये ठोस, ये मार्कर अगर ठोस है तो क्या इसकी आकृति हम कहीं भी रख देंगे
अगर हम कहीं भी ले जाए तो क्या इसकी आकृति बदल जाएगी? आकृति नहीं बदलेगी। यानी कि अगर ये बोर्ड की आकृति इस शेप में है, आयताकार शेप में है, तो ये सॉलिड है, तो इसकी क्या होगी? आकृति निश्चित होगी। ये चाहे आप जितना चाहे जहां पर ले जाए, इसकी आकृति केवल इतनी होगी। यानी इसकी जो आकृति होती है क्या होती है? निश्चित होती है। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों की जो आकृति होगी, अगर हमारे पास एक गिलास पानी है, अगर एक गिलास पानी को मग में रख दें, तो मग में क्या एक गिलास पानी का जो शेप बना हुआ था, क्या मग में भी वही शेप बनेगा? वो शेप नहीं बनेगा। अगर मग में रख दें तो मग का शेप ले लेगा। अगर किसी किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं तो दूसरे बर्तन में क्या शेप ले लेगा। अगर कटोरी में बाउल में रखते हैं तो वो बाउल का क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। यानी कि जो इसकी शेप है, यानी आकृति है दो की, वो निश्चित नहीं है। उसे हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। तो यानी जो इसकी आकृति है वो क्या है? अनिश्चित है। की आकृति क्या होगी? अनिश्चित होगी। अगर अब हमारे गैस की बात करें तो जो गैस, अगर हमने किसी डिब्बी में या किसी डिबिया में अगर कुछ मात्रा में उसको गैस को क्या कर रखते हैं? बंद कर रखते हैं। अगर उसी गैस को हम दूसरे किसी दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर दे, उसे दूसरे बर्तन में छोड़ दें, तो क्या वो गैस के कण उसी डिबिया के आकार के उस बर्तन में शेप लेंगे? नहीं। तो उसके गैस के कण है क्या होते हैं? उनमें जो हमने बताया कि अगर पार्टिकल दूर दूर है तो उनमें चार्ज ऊर्जा अधिक होगी, यानी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो वो पूरे बर्तन में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। इस कारण इनकी जो आकृति है वो क्या होगी? अनिश्चित होगी। क्या होगी? अनिश्चित होगी। अब दूसरा आता है आकृति, आकार एवं आयतन। कि आयतन क्या? अब देखते हैं आयतन। अगर हम ठोस की बात करें, ठोस की क्या बात करें? ठोस की, अगर ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के इसके पीछे की भाग की बात करें, तो क्या अगर ये पीछे का भाग इस बोर्ड पर इतना क्षेत्रफल कवर करता है, अगर इसे कहीं अलग ले जाए तो क्या इससे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करेगा? ये उतना ही क्षेत्रफल कवर करेगा। कहीं आप चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, इसका जितना जितना क्षेत्रफल है, ये दूसरे वस्तु पर भी उतना क्षेत्रफल क्या करेगा? कवर करेगा। यानी कि जो उसके आयतन है वो क्या होगा? निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। अगर हम बात करें द्रव की, तो अगर हमारा आधा लीटर पानी है, अगर वो आधा लीटर पानी है, तो किसी भी बर्तन में, चाहे जिस बर्तन में रख दें या गिलास में रख दें, तो गिलास में भी आधा लीटर का क्षेत्रफल ही कवर करेगा। अगर उसे हम बाल्टी में रख दें तो बाल्टी में भी आधा लीटर का क्षेत्रफल कवर करेगा। उसे कहीं जितने कितने भी मतलब किसी भी बर्तन में रख दिया जाए तो क्या करेगा? आधा लीटर का ही क्या करेगा? क्षेत्रफल जो होगा, एरिया होगा, उतना ही कवर करेगा। यानी कि अगर हम द्रव की बात करें, जो द्रव का हमारा आयतन है वो क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित इसलिए होगा कि अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है तो जिस बर्तन में चाहे जिस बर्तन में रखे, तो हमेशा 1 लीटर पानी का ही एरिया क्या करेगा? यानी क्षेत्रफल क्या करेगा? कवर करेगा। यानी जो इसकी आयतन है वो क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। अगर हम बात करें गैस, मान लो हमने गैस किसी एक बोतल में बंद कर रखा है, अगर उस बोतल के ढक्कन को खोल दें, उस बोतल के ढक्कन को क्या कर दें? खोल दें। अगर वो ढक्कन एक बंद कमरे में उस बोतल के ढक्कन को खोल दें, तो उसके जो कण हैं, उनके जो गैस के कण हैं, वो निकल कर पूरे कमरे में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। क्यों फैल जाएंगे? उनमें हमने बताया था कि तापीय ऊर्जा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो उनके कण में गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, तो गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो जितने क्षेत्रफल पाएंगे उतने क्षेत्रफल में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। तो यानी कमरे में अगर हम बंद कमरे में खोलें तो वो बंद कमरे का आकार ले लेगा। अगर हम कहीं बाहर वायुमंडल में खोल दें तो जितना तक वो जा सकता है पूरे वायुमंडल में क्या होगा? फैल जाएगा। तो यानी जो गैस है उसका हमारा जो आयतन है वो निश्चित नहीं है। वो कमरे में छोड़े तो कमरे का आयतन ले लेता है, कहीं अलग बर्तन में रखे तो अलग बर्तन का आकार लेता है, उसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। यानी इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? अनिश्चित होगा। अब हम बात कर लेते हैं तापीय ऊर्जा, जो हमने अभी कारक में पढ़ा है। तापीय ऊर्जा, तो तीसरा क्या है? तापीय ऊर्जा।
तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। हमने बताया था कि अगर हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया कि अगर द्रव गैस में चेंज हो रहा है यानी उसके तापीय ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि। अगर द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो यानी उसके अंतराकरणीय बल में क्या हो रही है, वृद्धि। तो अगर देखा जाए ठोस, तो ठोस में अगर हम देखें तो तापीय ऊर्जा अधिक होगी। तापीय ऊर्जा हमेशा में क्या होगी, बहुत न्यूनतम होगी। क्या होगी, बहुत न्यूनतम। अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत न्यूनतम होगी। अगर बात करें हम द्रव की, तो द्रव में अगर हमने बताया था कि जो गैस है जिसके कण दूर ध्रुव होते हैं उनमें तापीय ऊर्जा अधिक होगी। तो गैस की जो तापीय ऊर्जा है वो सबसे क्या है, उच्चतम है। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो द्रव की जो होगी वो गैस की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। गैस की अपेक्षा कम होगी। अब फिर हम बात करते हैं गैस की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। अब हम बात कर रहे हैं इनके बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी। वैसे अगर देख लें तो कणों के बीच की दूरी का अगर बात करें तो क्या ठोस में ज्यादा हो, ठोस में कणों के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी, बिल्कुल न्यूनतम होगी। और द्रव में है, द्रव में जो अगर हम बात करें गैस में तो गैस में सबसे उच्चतम होगी और द्रव में बात करें तो गैस की अपेक्षा क्या होगी, इसमें कम दिख रहा है। अगर हम बात करें इनके कणों की गति, कणों की कणों की गति, तो क्या ठोस के कण गति करेंगे, क्या इनमें गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो जो ठोस के कण है हमने देखा कि अंतराकणीय बल बहुत अधिक होती है, बहुत उच्चतम होती है। तो अंतराकणीय बल अधिक उच्चतम होने के कारण इनके कणों के, इनके पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण अधिक होने का कारण इनमें जो इनके कणों के बीच की जो गति है वो नहीं होगी, इनमें केवल कंपन हो सकता है। क्या हो सकता है, आपने देखा होगा केवल इनमें क्या होगा, कंपन। क्या होता है, कंपन होता है। अगर बात करें द्रव की, तो द्रव में क्या होगा, गैस की अपेक्षा कम होगा। गैस में सबसे अधिक क्या होता है, गति होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत अधिक गति होता है। इनमें क्या होगा, उच्चतम। अगर बात करें द्रव की, तो द्रव में क्या होगा, गैस की अपेक्षा कम। ये जो हमारे पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्य ठोस, ठोस द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं के थोड़े थोड़े गुणों के बारे में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब जो हमारी पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि इनके थोड़े थोड़े गुण जान लेंगे। कोई पूछ सकता है, तो इनके जो गुण हैं, ये हो गया प्लाज्मा। क्या हो गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा और एक होगा बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन संघनन बोले या कंडेंसेंट बोले, ठीक है। ये प्लाज्मा क्या है, हमने तो पहले पढ़ लिया, 9th में पढ़ लिया कि प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था है पदार्थ की, और ये क्या है, पांचवी अवस्था है। एक तरह से पहले इस बात को लिख दे कि जो प्लाज्मा है ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। और ये क्या है, इसको बोले तो ये पांचवी अवस्था मान सकते हैं, पांचवी अवस्था। अब ये प्लाज्मा है क्या, क्या प्लाज्मा है क्या। अच्छा मान लो कि हमारे पास कोई ठोस, मान लो बर्फ है हमारे पास, क्या है, बर्फ। बर्फ क्या होता है, ठोस होता है। मान लो बर्फ है, बर्फ को हमने एक बर्तन में रख दिया। अब इस बर्तन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी इसको क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। अगर हम इस बर्तन को हीट करें, ऊष्मा दें, तो बर्फ के जो पार्टिकल्स है मजे मजे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, एनर्जी पाएंगे, ताप पाएंगे, उनमें तापीय ऊर्जा बढ़ेगी। तो अगर हम तापीय ऊर्जा बढ़ाएंगे तो इनमें जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब हम गर्म करेंगे,
हमने कहा, हमने किसी बर्फ को लिया, तो ठोस पदार्थ को लिया, हमने गर्म किया, हमने लिक्विड बना दिया। हम नहीं मान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको भी गर्म करेंगे। क्या करेंगे, हम जल को भी गर्म करेंगे, हम इसको खत्म करके रहेंगे। यानी हम अगर जल को हीट दें, क्या दें, जल में उष्मा दें, इसे भी गर्म करें, तो जब इसे गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा गैस में, किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। गैस में चेंज होकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गैस में चेंज होगा। अगर हम मान लें गैस है इसमें, क्या मान लिया हमने एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने क्या कर लिया, गैस को इकट्ठा कर दिया। अब हम नहीं मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। हमने कहा हम गैस को भी गर्म करेंगे। अगर हम गैस को गर्म करेंगे, इतना ज्यादा, जितना उच्चतम हो सकता है उतना उच्चतम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। सबसे उच्चतम, यानी अगर बोले वोल्टता, जितनी वोल्टता तक हो सके इससे उतने वोल्टता तक क्या करेंगे, गैस को गर्म करेंगे। तो जब गैस को गर्म करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि गैस के कण इतने दूर दूर हो जाएंगे, जितना अधिक दूर हो सकते हैं उतना अधिक दूर हो जाएंगे। यानी इनके गैस के कण बहुत अधिक दूर हो जाएंगे। जितना हम इतना गर्म करेंगे, इतनी वोल्टता देंगे कि इनके कण जितने दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाए। तो जब ये जो कण है इनमें अगर हम अधिक वोल्टेज दे दें, ये दूर हो जाएंगे। तो इनके कण जब दूर हो जाएंगे तो इनमें में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। जब हम गैस को गर्म करते हैं तो उनके पार्टिकल्स इतना अधिक दूर हो जाते हैं कि जितना वो दूर हो सकते हैं। तो उनके दूर होने के बाद इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इन पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन है, वो निकल कर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब हम देखें कि अब हमें पता चल गया कि जो प्लाज्मा है वो क्या है, प्लाज्मा है किसी द्रव को अगर, या मान ले, अगर हम इतनी प्रक्रिया की बात ना करें, मान ले कि कोई गैस है, हम गैस को अधिक उष्णता पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उनके पार्टिकल्स जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर हो जाएंगे। अगर वो पार्टिकल्स उतना दूर हो गए तो उनमें जो गैस के कण, गैस के कणों से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। यानी इनके कणों जो पार्टिकल्स है इनके कण निकल जाएंगे, कण निकल कर क्या हो जाएंगे, मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। अब ये प्लाज्मा, जो ये अवस्था होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा की अवस्था होगी। अब ये हो गया, अब ये क्या है, प्लाज्मा की अवस्था। अगर एक बात करें, अगर एक सोचें, थिंकिंग करें, तो देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है प्लाज्मा में क्या होता है, मुक्त, यानी इनका पार्टिकल क्या हो गए, कण निकल गए। यानी कि अगर इनमें में से कोई चीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10th में इलेक्ट्रिक के बारे में। तो इलेक्ट्रिक के बारे में क्या होता है, धारा का प्रवाहित होता है हमेशा। धारा, कोई भी चीज है उसमें जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर धारा इस दिशा में धारा है तो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, विपरीत दिशा में बहता है। यानी कि अगर यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो यानी यहाँ पर विद्युत का चालन क्या होगा, संभव होगा। यानी यहाँ प्लाज्मा में क्या होगा, विद्युत चालन भी होगा। ये बात है कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनमें क्या होगा, प्लाज्मा क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। और एक बात और है कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनमें जो रंग है वो रंग का क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अगर एक साइंटिफिक सोचा है तो हमने कहा, क्या कहा कि उच्चतम वोल्टता, यानी बहुत अधिक गर्म करेंगे। अगर हम सोचें कि जो सूर्य है हमारा, क्या है, सूर्य है, सन है जो हमारा, उसके जो ऊपर की परत है, उसके नजदीक की जो परत है वहां पर कितनी हुई होगी, यानी बहुत अधिक क्या होगा, वहां पर उष्मा होगा, बहुत अधिक गर्मी होगी। तो अगर एक बात करें जो उसकी सूर्य है, सूर्य की अगर परत की बात करें तो हम मान लें परत की जो उसकी बात है, वो परत वहां पर कितनी बहुत गर्म होती है। तो वहां के जो गैस होंगे उनके भी कण गर्म होंगे। अगर उनके कण गर्म होंगे तो वो भी दूर होंगे, तो वो दूर होंगे तो उनसे भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे। तो यानी जो सन है यानी सूर्य है, उसकी जो परत है ऊपर की वो क्या होगी, प्लाज्मा की अवस्था हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं।
इस तरह से प्लाज्मा की अवस्था का निर्माण और होता है। मान लो जब हम देखते हैं कि जब दो बादल टकराते हैं या बिजली कड़कड़ाती है, तो जब जब दो बादल टकराते हैं आपस में, मान लो जब दो बादल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो वायुमंडल में जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उन बादलों के टकराने से पहले उन बादलों के बीच में क्या रहा होगा, गैस रहे होंगे, कोई ना कोई गैस तो रहा होगा। तो जब वो गैस रहे होंगे, तो जब ये दोनों बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने के कारण इनमें रगड़ उत्पन्न होता है, और रगड़ के कारण इनमें क्या हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और वही ऊष्मा से जो वहाँ के गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत अधिक हीट हो जाने से बहुत अधिक दूर दूर हो जाते हैं, और दूर होकर में क्या होता है, टर्न हो जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर हुई होती है, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा की हम चौथी पांचवी अवस्था के बारे में बात करें, कि प्लाज्मा की जो पांचवी अवस्था है, हाँ और एक चीज और है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के हमारे वैज्ञानिक है विलियम क्रूक्स। कौन वैज्ञानिक थे, विलियम क्रूक्स साहब थे, क्रूक्स साहब थे। इन्होंने 1872 में, इन्होंने भी 1872 में प्लाज्मा के बारे में क्या किया, प्लाज्मा के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। तो जब प्लाज्मा के बारे में 1872 में इन्होंने अध्ययन किया, तो इन्होंने अध्ययन करने के बाद बताया कि जो प्लाज्मा को, इन्होंने प्लाज्मा का एक नाम दिया, क्या नाम दिया, चमकते पदार्थ। क्या नाम दिया, चमकते पदार्थ। इन्होंने ही अध्ययन करके बताया था कि जो प्लाज्मा है उनमें मुख्य इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुख्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण में रंग परिवर्तन होता है, यानी रंग चेंजिंग होता है, कलर चेंजिंग होता है। इन्होंने भी बताया था दूसरा, इनका इसका इन्होंने क्या बताया, दूसरा नाम बताया कि चमकता पदार्थ। अब हम देखें बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसर क्या है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसर को हमने पांचवी अवस्था में रखा है। तो जो हमारा एक गैस होता है बोसान गैस, क्या होता है, बोसान गैस। हमारा एक गैस होता है बोसान गैस, कहीं से लिखते हैं, बोसान गैस क्या होता है, बोसान गैस होता है। तो जो बोसान गैस होता है, इस बोसान को हम क्या करें, बोसान गैस को करें परम ताप पर क्या करें, कम घनत्व पर क्या करें, ठंडा करें। अगर परम ताप की बात करें तो परम ताप जो हमारा होता है, फिजिक्स में क्लास क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा, फिजिक्स में सेकंड पार्ट में परम ताप के बारे में, वहां पर हमें ऊष्मा रूपांतरण के बारे में बताया गया कि 200 डिग्री सेल्सियस ये सब कहाँ से आए। तो जो परम ताप है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या बोलो 273.15 केल्विन, क्या बोलो केल्विन। ये हमारा क्या है, परम ताप। कोई भी पूछ सकता है कि परम ताप क्या है, तो परम ताप 0 डिग्री सेल्सियस या 273.273.15 केल्विन है। तो अगर हम बोसान गैस को क्या करें, परम ताप पर कम घनत्व पर क्या करें, गर्म करें, क्या करें, गर्म करें, तो हमें प्लाज्मा की पांचवी अवस्था मिलती है, क्या मिलती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या मिलती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर इसका बोसान गैस की तरह अगर एक उदाहरण गैस की माने, एक गैस की उदाहरण ले, तो वो हो सकता है हीलियम। क्या हो सकता है, हीलियम हो सकता है। जितना हमारे पदार्थ की तीनों अवस्था के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, फिर उनकी पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के बारे में अध्ययन कर लिया कि बोस आइंस्टाइन के में कैसे पांचवी अवस्था मिली और चौथी अवस्था प्लाज्मा कैसे मिली। तो जो बोसान गैस है उसको अगर परम ताप 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन पर अगर हम क्या करें, ठंडा करें कम घनत्व पर, तो हमें क्या मिलती है, प्लाज्मा की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में बीईसी। अगर इसकी उदाहरण है गैस की, तो क्या हो सकता है, हीलियम हो सकता है। तो हमने पदार्थ की पहले पदार्थ की पांचवी अवस्था के पहले हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की कड़ी है, और रसायन विज्ञान को शाखा देने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बोयले, परंतु उन्होंने उसके बारे में ज्यादा निष्कर्ष न निकालने के, ज्यादा प्रयोगों को अध्ययन न करने के कारण उन्हें केवल शाखा दे पाए। और जो हमारे लेवाजिए साहब है, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के पिता, उन्होंने कई परीक्षण किए, कई प्रयोग किए, इसी कारण उन्होंने केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाया, और उसको कारण उनको क्या बोला गया, पदार्थ केमिस्ट्री के पिता बोला गया। तो हम इसके बारे में
अब हमें अध्ययन करना है हमारा जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। वैसे हमने ठोस के बारे में, गुण के बारे में अध्ययन कर लिया, लेकिन हम अब अगले लेक्चर में ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे। और ठोस के बारे में हमने इसके आगे अध्ययन करना, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो इतना हमारा इस लेक्चर में रहेगा। अगले लेक्चर में हम इसके क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे।